बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कुछ स्टूडेंट से काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, उनके कमेंट से, उनके सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी से। तो बहरहाल आगे चल के मैं बात करूँगा। STU पैरा लॉ पेपर 3 की प्रिपरेशन चल रही है और आपके सामने मैं ये वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने पहुँचाऊँगा और आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसी चैप्टर के हम जो है ना वो MCQs करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को MCQs नहीं करवाने आया, बल्कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ जो है ना वो है जो आप लोगों को दिखाना भी है और आप लोगों को करवाना भी है। पहले हम पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर हमारे पास पैसे भी नहीं है, फ्लड की वजह से कोई सिचुएशन बन गई है, प्रिपरेशन भी करनी है, उनका एम भी है, मकसद भी है और परेशान भी हैं, तो इंशाल्लाह उन सब की जो सिचुएशन है मैं उस पर अंडरस्टैंड भी करूँगा और आप लोगों को सपोर्ट भी करूँगा। और आप लोग ये नहीं है कि फ़ी की वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस्लाह की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाऊँगा कि इफ़ के आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा तो आप लोग ये घर बैठे तैयार कर लेंगे और इस तरह तैयार करेंगे कि आपका इंटरव्यू हो जाए, आपका पेपर हो जाए, किसी भी जगह पे आपको STU पैरा लॉ की जो है ना वो प्रिपरेशन के ऊपर मसला नहीं आएगा। और इंशाल्लाह जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जो फ़ेज़ 1 है वो तो उस पर कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि आप लोग 80+ मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 पेपर 3, इसमें देखें तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसको देखते हैं। जिस स्टूडेंट ने पिछले तकरीबन सारे लेक्चर सुने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 1 सुना है, उनके लिए जस्ट ये पीस ऑफ पेपर है। आप देखेंगे आपको जवाब का पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनएक्टेड ऑन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास बुक भी है। जब बाकी आप लोगों का सवाल था कि सर ये किताबें जो है ना कहाँ से डाउनलोड करनी है, देखो मेरे पास तो हार्ड फॉर्म में है, तो सॉफ्ट फाइल मेरे पास नहीं है, तो ये आप गूगल पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। कौमी असम्बली पाकिस्तान ने 10 अप्रैल 1973 को दस्तूर की मंजूरी दी। मतलब नेशनल असम्बली ने 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया 10 अप्रैल 1973, और उसके बाद सदर ने कब किया, 12 अप्रैल 1973 को। मतलब उस वक्त ये इनेक्ट हो गया। प्रॉपरली इसको जो है ना वो इन्फोर्स कब किया गया, 14 अगस्त 1973 को। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 2-3 सवाल जो है ना वो कवर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ करंटली इन फोर्स। तो अभी करंट में जो चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं छोटे छोटे इस पर मार्क लगाऊंगा। 1973, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट इनिशियली ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स। तो इसमें जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 280 आर्टिकल्स हैं, 7 इसमें शेड्यूल्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पढ़ाने से ज़्यादा कि अगर मैं आपको विजिबली दिखा दूँ ना तो ज़्यादा बेहतर है। देखो ये होगी फहरिस्त, कंटेंट हो गया, यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ये तमहीद जिसमें प्रीएम्बल वगैरह आ जाता है, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे हिस्सा अव्वल है, मतलब ये क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। उसके बाद इस तरह चलें कि डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। एन पे आ जाओ अब यहाँ पे देखें ये पार्ट 10 है, फिर आगे देखें ये आपको टोटल जो है ना वो टोटल पार्ट्स मिलेंगे, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं। अच्छा, उसके बाद इसके डिफरेंट चैप्टर्स को आप लोगों ने याद नहीं रखना कि इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अब आ जाओ यहाँ पे ज़मीमा जदूल पे, ये शेड्यूल्स हैं। देखो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको कितने शेड्यूल मिल गए इसके साथ हैं। पेज नंबर 151 से 171 तक जो है ना ये लिखे हुए हैं। इस तरह करके आपका ये सवाल भी जो है ना वो 2-3 जगहों पे जो है ना वो कवर हो जाता है। उसके बाद देखें हाउ मैनी शेड्यूल जी आपका कवर हो गया। पाकिस्तान इज़ डिक्लेयर्ड एज इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का नाम आर्टिकल 1 के तहत क्या कहा गया था, इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक के बाद कहा गया था फेडरल रिपब्लिक। ठीक है, तो ये आपका जो है बी आंसर ठीक है। फेडरल रिपब्लिक मैंने आपको समझाया, जिसमें फेडरेशन होती है, उसमें सेंटर और प्रोविंस होता है, उस पर पावर का जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद देखें द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949।
डिटेल में मैंने आपको करवाई कि ये प्रेजेंट हुई थी 7 मार्च को लियाकत अली ख़ान ने की, पास हुई थी 12 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने की थी, इंट्रोड्यूस ये हुई थी 1946 में। और उसमें जो सरबराही कर रहे थे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, 21 वोट जो है ना वो फेवर में आए थे आउट ऑफ 75। इसमें यही कहा गया था कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी और हकमियत जो है करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत वो अल्लाह ताला की है, मतलब सोवरेंटी किसकी है, वो अल्लाह ताला की है। और 1973 में आर्टिकल 2A के तहत 1985 को इस आइन को ऑर्डर नंबर 14 के तहत क्या बना दिया गया था, सब्सटेंटिव पार्ट। अदरवाइज ये पहले ये प्रीएम्बल का हिस्सा थी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं ताकि बार बार आपको जब रिपीट करवाऊँगा ना तो आपको वैसे भी जो ना सुन के ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद देखो, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में गुलाम इसहाक खान के दौर में। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म्स पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। देखो पार्ट 1 तो है नहीं, एनेक्स भी नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, बल्कि क्या था, प्रीएम्बल का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें मैंने कहा कि इसकी वायोलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी ये कहती है कि वायोलेशन नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल आइन का हिस्सा नहीं है, प्रीएम्बल इस आइन से बाहर है। अब यहाँ पे देखो कि कैसे ये आइन का हिस्सा नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट है, लेकिन आर्टिकल यहाँ से, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आर्टिकल 1 यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें पाकिस्तान का नाम है, लेकिन इससे पहले ये सारा का सारा जो ना प्रीएम्बल है, ये आइन के आर्टिकल में नहीं आता, इससे बाहर है। ये प्रीएम्बल का मकसद ये होता है कि आइन कैसा होगा, मुल्क कैसा चलाया जाएगा, ठीक है, जुडिशरी कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगी, लॉज कैसे बनेंगे, ये होता है इसमें। अब ये देख लो, इसमें आर्टिकल नहीं है, ये प्रीएम्बल जो है ना वो बाहर है। यहाँ से जो है ना वो आइन स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो यहाँ से आपका आर्टिकल 1 पार्ट 1 स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या, जमहूरिया और इसके इलाका जात, जिसमें पाकिस्तान का नाम क्या गया, इस्लामी जमहूरिया, इस्लामिक रिपब्लिक। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप चीज़ों को ना, चाहे CRPC हो, PPC हो, एक बार उसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करो। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो किस किस्म की है, पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो आइन है वो 2 तरह का होता है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में सदर जो है ना वो पावरफुल होता है, वो सारा जो है ना वो लॉज सब कुछ जो है ना वो बनाता है, मतलब उसके हैंड ओवर होता है, सारी पावर्स जो है ना वो उसके पास होती हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है या गवर्नमेंट होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंशियल जो होता है उसमें आइन जो होता है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो समझ लें कि जो है ना हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री है, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने 2 सेक्शन पढ़ाए थे कि हमारे पास इस वक्त ना 2 ऑफिस हैं। मैं यहाँ पे ही आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इस वक्त ना 2 ऑफिस हैं पाकिस्तान में, एक हो गया हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक हो गया हेड ऑफ स्टेट। हमारे पास हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो ऐसा समझ लें कि वो हमने रखा हुआ है सेरेमोनियल, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आसिफ जरदारी, इसका काम क्या जरदारी साहब का, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस लगाना, हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस लगाना, असम्बली को तहलील करना, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आता है, बिल आता है, उस पर साइन करके उस लॉ बनाना। लेकिन बाकी सारा का सारा काम क्या होता है, लेजिस्लेशन का पार्ट, ये सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर, ये मोर पावरफुल होता है। ये चाहे तो अब इसको हटा भी सकता है प्रेसिडेंट को, क्यों कि 8वीं तरमीम अब ख़त्म हो चुकी है ना, उसमें 2B का जो पार्ट था जिसके तहत जो ना प्रेसिडेंट जब भी चाहता असम्बलियाँ तहलील कर देता, वो सिस्टम तो नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। तो ये आपको बात यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गई। उसके बाद देखें, द हेड ऑफ़ द स्टेट इन पाकिस्तान, अभी बात की कि हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है, सेरेमोनियल है। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अब ये बात आपको कॉन्सेप्चुअली समझनी चाहिए, बहुत मज़े की बात है और इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ नहीं आती है तो फिर आपको MCQs की समझ नहीं आएगी ये कैसे। देखो पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। ये 3 तरह की पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट्स जो है वो फंक्शन कर रही हैं। लेकिन मैं करूँगा यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की बात। जो फेडरल गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट का वर्ड लिख देते हैं। गवर्नमेंट में ना आगे 3 ब्रांचेज होती हैं, ये समझ लें, इसके 3 क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, 3 ब्रांचेज होती हैं। इन 3 ब्रांचेज में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? पहली इसमें ब्रांच है लेजिस्लेटिव ब्रांच, दूसरी इसमें है एग्जेक्टिव ब्रांच, और थर्ड इसमें है जुडिशियल ब्रांच। जी पता चल गया। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच में कौन कौन से जो है ना वो आते हैं डिपार्टमेंट्स, या आगे इसके कौन से पिलर्स हैं। देखो लेजिस्लेशन मैंने आपको बताई कि लेजिस्लेशन जो है ना हमेशा इसके 2 समझ लें कि इसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेशन भी होती है और बाई कैमरल भी होती है। बाई कैमरल में आगे 2 हाउसेस डिवाइड हो जाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अच्छा, अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोला जाता है। ये बात समझ आ गई, जो कि आप लोगों को बता गया कि ये इसके मेंबर्स हैं टोटल। अच्छा, यूनिकैमरल पहले जिस पाकिस्तान का आइन बना पहला यूनिकैमरल था, मतलब इसमें सिर्फ नेशनल असेंबली थी, सेनेट था ही नहीं। 1973 के आइन जब पास हुआ तो उसमें जो ना सेनेट को बनाया गया। तो अब बाई कैमरल जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें यूके आता है, जिसमें इंडिया आता है, ये सारे के सारे बाई कैमरल, इसमें 2 हाउसेज हैं। अच्छा, यहाँ पे सेनेट आ गया, यहाँ पे नेशनल असेंबली आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारा का सारा क्या आ गया, पार्लियामेंट आ गया ना। तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट हो गए, जिसमें आप बोलते हैं कि मजलिस शूरा होती है। मजलिस शूरा असल नाम इसका मजलिस शूरा है, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा, इसी में फिर आता है आगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी किसका पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए, आप लोग कहेंगे यहाँ पे क्या होता है, सेनेट होता है, नेशनल असेंबली होती है और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एग्जेक्टिव वाले पार्ट पे। एग्जेक्टिव वाले पार्ट में पहला क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे इसकी कबीना होती है, जो ये गवर्नमेंट बनाता है। उसके बाद इसके जो टोटल बाकी नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं ना, वो होती हैं। अब कबीना में आप लोग पता कि मिनिस्टर्स होते हैं, लॉ मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम का मिनिस्टर हो गया, ये वाले होते हैं। और जुडिशरी में क्या होते हैं, जुडिशरी में आके आपको पता चलेगा कि सुप्रीम, इसमें कोर्ट्स आती हैं पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स, तो ये वाली जो है ना वो कोर्ट्स आती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट को देख लें। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, असेंबली को तहलील करना, डिज़ोल्व कर देना। उसके बाद क्या है, बिल है तो उसके ऊपर साइन कर देना। अच्छा, अवार्ड देना है किसी, जो बाहर के जो प्रेसिडेंट्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, उनको देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस का अवार्ड देते हैं, या निशान पाकिस्तान देते हैं, इलाल पाकिस्तान देते हैं, इलाल इम्तियाज़ देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट जो है ना उसको अवार्ड करता है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट्स का है, वो कौन लगाता है, उससे हलफ बर्दारी भी प्रेसिडेंट लेता है। अच्छा, लेकिन पावरफुल कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान में ये हेड ऑफ़ स्टेट है। प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ़ स्टेट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है। अच्छा, तो ये 3 आपको पता चल गया। अच्छा, अब लॉ लेजिस्लेटिव का जो काम होता है, इसका काम होता है कानून साजी करना, मतलब लॉ बनाना। सिर्फ इसका काम क्या है, लॉ बनाना। देखा 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, 26वीं अमेंडमेंट हुई तो वो कहाँ से पास हुई, सेनेट और जो है ना वो नेशनल असेंबली से पास करके दे दी। किधर दी, एग्जेक्टिव को, कि चलो आप इम्प्लीमेंट करवाओ, इस पे अमल करवाओ, इसको इन्फोर्स करवाओ, इसके ऊपर जो है ना वो इसके लॉ के ऊपर जो है ना सारा प्रैक्टिकल वर्क करवाओ। अच्छा, अब अगर एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच के दरमियान डिस्प्यूट हो गया तो कौन सॉल्व करवाएगी, जुडिशरी। केस कहाँ पे जाएगा, जुडिशरी की तरफ। पीटीआई का केस कहाँ पे जा रहा है, पीटीआई की तरफ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला किसने सॉल्व किया, जुडिशरी। और अब देखें फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मसला किसके पास, जुडिशरी। और फिर साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक अलग साइड है, ये मसला आता है। अच्छा, एक मैं बात और भी करूँगा यहाँ पे, जो CSS में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे जो एग्जेक्टिव में मैं 4 चीज़ें लिखने लगा हूँ। एक हेड ऑफ़ गवर्नमेंट, एक हेड ऑफ़ स्टेट, एक कैबिनेट, और उसके बाद जो है ना ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। हेड ऑफ़ स्टेट आपको पता चल गया कि प्रेसिडेंट हो गया। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट पाकिस्तान में देखें तो प्राइम मिनिस्टर होता है, सही है। और कबीना में मिनिस्टर्स आते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जैसे पुलिस हो गई तो वो ब्यूरोक्रेसी में आती है, जिसमें आप देखते हैं कि ASP, SSP, DIG, IG ये सारे लगे होते हैं।
इनमें से कौन सा पावरफुल होता है? अगर इनके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इनमें कौन पावरफुल है? इनमें पावरफुल होता है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। उस वक्त का जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है वो होता है चीफ एग्जेक्टिव। अगर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट नहीं है तो फिर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ये भी क्या होगा? चीफ एग्जेक्टिव का काम करेगा। ये सवाल भी अगर आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, ठीक है। अब ये सवाल भी इसमें से आएंगे। अब ये सवाल आप लोगों को चल जाएगा कि पार्लियामेंट में कौन कौन से आते हैं, तो अभी मैंने आपको पढ़ा दी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स, क्या पीपल को रिप्रेजेंट करता है? प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें प्रोविंसेस होते हैं 96 सीट्स हैं और 23 जो है ना वो हर सूबे में से आती हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट, वुमन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मिनिस्टर ही मिलेंगे सारे। उसके बाद देखें द नेशनल असेंबली इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म, 5 साल के लिए जो बनाई जाती है। द सेनेट इज़ इलेक्टेड फॉर 6 साल के लिए होता है, लेकिन 3 साल के बाद आधे मेंबर्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट मस्ट बी एटलीस्ट मुसलमान होना चाहिए और 45 ईयर्स का होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ। अच्छा, इस सवाल का जवाब आप लोगों से अब मैं पूछूंगा। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अभी आप लोगों ने मुझे बताना है। यहाँ पे इसको भूल जाओ। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? प्रेसिडेंट करता है। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कवर्ड इन आर्टिकल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, सारी चीज़ें मैं आपको सारी, यहाँ पे देखो, ये चैप्टर है बाब नंबर 1 और उस पर देख लो हिस्सा 2, बुनियादी हकूक़ और हिकमत अमली के असूल। ये बुनियादी असूल है। ये चलते हैं आपके कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे 28 तक आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 8 से 28 तक। इसका मतलब है 20 आर्टिकल इसमें शामिल हैं। तो इसका जवाब क्या है? 8 से 28। आगे आ जाओ। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर कवर्ड इन आर्टिकल्स। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी देखो, हिकमत अमली, पॉलिसी और प्रिंसिपल्स में आपके जो है ना वो असूल आ गए। ये यहाँ पे आपको समझ आ गई कि इसके बाद जो कौन सा चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 29 से और आगे ये जाएगा 40 तक। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 29 से 40 तक। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली? आपको पता है कि प्रेसिडेंट है, बढ़ा दिया मैंने आपको, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइडेड इन। अच्छा जी, यहाँ पे देखो 238 और 239 जो है ना ये आर्टिकल है दस्तूर की तरमीम, दस्तूर में तरमीम का बिल। यहाँ पे हो रही है अमेंडमेंट की बिल। ये हिस्सा कौन सा है ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सा आर्टिकल है, 238 और 239, ये दोनों क्या हैं? अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में। अब अमेंडमेंट में होती है 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अब 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? इस वक्त देखो पाकिस्तान में 336 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की। अब इसको 3 पे डिवाइड करो, 3 1 आर 3, ठीक है, फिर 3 1 आर 3, फिर 3 2 आर 6, तो 112 सीट्स हो गई। मतलब जो एक का इसका एक हिस्सा बनता है, फिर हो गया दूसरा हिस्सा 112, ठीक है। 2/3 ये हो गया 2, तो ये 224 हो गई, ठीक है, 224 हो गई। और अगर 2/3 निकालना है तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, 2/3 ऑफ, जिस तरह मैथ में करते हैं ना, 2/3 ऑफ टोटल का, जो 36 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? 112, 112 को 202 से मल्टीप्लाई करें तो 224। इसका मतलब है कि अगर 224 बंदे वोट देंगे किसी भी अमेंडमेंट को तो वो अमेंडमेंट बन जाएगी। कोई जो है ना, कोई आर्टिकल नया इंसर्ट करना है, कोई डिलीट करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी ये होती है कि जो कोरम बैठा है ना, अगर बैठे हैं ना उसमें 300 लोग बैठे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है कि 1 आधे निकालो, ठीक है, 150 आधे आधे होते हैं और 150 में 1 प्लस कर दो, तो 151 अगर लोग जो है ना वोट करेंगे तो वो सिंपल मेजॉरिटी होती है। इसमें जो सुप्रीम लॉ के अलावा, मतलब जो मेजर अमेंडमेंट्स होती हैं ना, उसके अलावा कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है तो वो उसके लिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद देखें, फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज मेड इन, तो 1974 में हुई थी। उसके बाद दूसरी कादियानी के लिए हुई थी कि कादियानी क्या है, नॉन मुस्लिम्स हैं, ये दूसरी भी कवर हो गई। 18 अमेंडमेंट जो है ना वो 2010 जरदारी के दौर में हुई थी। 18 अमेंडमेंट अबॉलिश्ड। अब ये भी आपको समझने वाला है। देखो कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, कुछ आपको MCQ से क्लियर होती हैं, कुछ मैं आपको चैप्टर्स में पढ़ा देता हूँ और जो स्टूडेंट्स बैच के हैं उनको फिर एक सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है।
तो वो खूब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 1973 में उस वक्त 2 लिस्टें थी। एक लिस्ट थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक थी कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 टोटल चीज़ें थीं, सब्जेक्ट्स कहेंगे आप, और कंकरेंट में 47 थी। अच्छा, ये पार्ट 1 था इसका, और पार्ट 2 में टोटल जो है ना वो कितने सब्जेक्ट्स थे उसमें, मतलब फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 1 उसमें 59 सब्जेक्ट्स और पार्ट 2 में कितने थे, 8 सब्जेक्ट। अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो थी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही जो है ना वो लॉ बना सकती थी। कंकरेंट लिस्ट में फेडरल और सूबाई हुकूमतें दोनों मिल के लॉ बना सकती थी, लेकिन अगर इन दोनों में कोई क्लैश आ जाता, मतलब हेल्थ के बजट के ऊपर क्लैश आ गया जी, सूबाई हुकूमत कहती है जी $300 बिलियन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फेडरल कहती है नहीं $250 बिलियन होना चाहिए, इतने पैसे ही नहीं है। अब किसकी बात मानी जाए? फेडरल इज़ द सुप्रीम पावर, ठीक है, तो फेडरल के पास क्या है, सुप्रीम पावर है। अब ये मसला था, जो सूबाई हुकूमतें थी वो अपने आप को मसूल समझती थी कि भाई हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती, और कैद हमने कहा था कि 1947 में जब मुल्क पाकिस्तान बनाएंगे तो बलूचिस्तान अपना जो है वो ऑटोनॉमस होगा, अपनी ऑटोनॉमी वो खुद जो है वो खुद मुख्तार होगा, खुद अपने फैसले करेगा। सिंध ने इसी तरह ज्वाइन किया कि कैद आज़म ने कहा था कि जो है ना आपको ऑटोनॉमी मिलेगी। अब किधर ऑटोनॉमी? तो ये मसला खड़ा हुआ। ये ऑटोनॉमी मिली है 2018 में आके, 2010 में आके 18वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम में क्या हुआ कि ये जो 47 सब्जेक्ट्स थे इसमें से 44 सब्जेक्ट्स को जो है ना वो प्रोविंस में डाल दिया गया, और कंकरेंट लिस्ट को क्या कर दिया गया, अबॉलिश्ड। अच्छा, एब्रोगेट का वर्ड यूज़ नहीं करना आप लोगों ने कि एब्रोगेट किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, सप्रेस्ड किया गया। असल में वर्ड है सप्रेस्ड, पता नहीं इसने अबॉलिश क्यों लिखा हुआ है, सप्रेस कर दिया इसको। अब ये जो 44 सब्जेक्ट्स थे, नई लिस्ट बनाई गई। अब क्या रही, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ख़त्म। अब प्रोविंशियल लिस्ट में 44 सब्जेक्ट्स जो है ना वो अमेंड करके प्रोविंस को दे दिए गए, ठीक है। 44 में टोटल 47 थे, 3 किधर हैं, 3 अभी भी कंकरेंट लिस्ट में हैं, लेकिन किस आर्टिकल के तहत हैं, आर्टिकल 42 उसकी सब क्लॉज बी के तहत अभी भी आइन का हिस्सा हैं, मतलब ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह करके ये प्रोसीजर है। अब प्रोविंशियल लिस्ट में देखो तो हेल्थ देखो, और इसमें देखो एजुकेशन देखो, और ये सारे काम कौन करता है, सूबा खुद करता है, बजट भी खुद इकट्ठा करता है, पॉलिसी भी खुद इकट्ठा करता है। जिस बार देखा कि प्रोविंस जो है ना वो ऑटोनॉमी है उनके पास, तो ही चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने जो है ना पैरा का डिपार्टमेंट बनाया। अगर होती कंकरेंट लिस्ट, तो अगर फेडरल कहता कि नहीं SDO पैरा को नहीं बनाना, तो फिर बात ही नहीं सुनी जानी थी, दूसरी बात ही नहीं होनी थी। जो फेडरल ने कह दिया बस वो ओके है। तो ये बच्चों इसके पीछे कंसेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट को जहाँ पे क्या कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स भी याद करने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे इसके, कंकरेंट लिस्ट में कितने थे, फेडरल में कितने थे, अब प्रोविंशियल में कितने हैं। इसी के तहत तो NFC बनता है, नेशनल जो फाइनेंस कमीशन है, और नेशनल जो अवार्ड बनता है इसका, जिसके तहत सूबों को जो है ना बजट मिलता है, तो वो इसी के तहत मिलता है। द 18th अमेंडमेंट रिड्यूस्ड प्रेसिडेंट्स पावर बाय ट्रांसफरिंग अथॉरिटी टू। 18वीं तरमीम ने और क्या काम किया, सूबे की जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर को ख़त्म करके प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो पावरफुल बना दिया गया। उसके बाद ये हेड ऑफ स्टेट, ये सेरेमोनियल ही है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोजन के बारे में है। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशनल असम्बली, तो इसमें स्पीकर आपको पता है, और सेनेट में देखें तो चेयरमैन सेनेट होता है, सादिक जो है ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं द चेयरमैन ऑफ सेनेट। और जो सेनेट की जो टर्म होती है ना वो 6 साल की, मैंने आपको पढ़ाई, उसमें 3-3 साल के बाद जो है ना वो इलेक्ट होते हैं। ये सवाल भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ सेनेट, टोटल मेंबर ऑफ सेनेट आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो उसमें 100 कर दिए गए या 104 कर दिए गए, 110 थे, 112 थे। अच्छा, यहाँ पे तो आपको जवाब मिल गया, लेकिन अब कितने हैं, अब 96 हैं, ठीक है। टोटल सीट्स इन नेशनल असम्बली उस वक्त कितनी थी, तो 342, लेकिन अब कितनी हैं, 336 हैं। क्यों, जो
25वीं तरमीम हुई है ना, उसके तहत जो फाटा और केपी को आपस में मर्ज कर दिया गया और जो फाटा की 6 सीटें थी वो ख़त्म कर दी गई। सीट्स रिजर्व फॉर वुमन इन नेशनल असम्बली, इलेक्शन एक्ट चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि 60 जो है ना वुमन की सीटें हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को नहीं मिली, तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं मिली, कोalition गवर्नमेंट बाकी बन गई, और 10 उसमें थी नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी कोटा की सीटें होती हैं। सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असम्बली पढ़ा दिया। इस्लामिक प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स, ये इसका जो आर्टिकल 227 to 230, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 ऑल एग्जिस्टिंग लाज मस्ट कन्फर्म टू कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 द स्टेट रिलीजन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इस्लाम है। विच आर्टिकल डिक्लेयर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। 2A प्रियम्बल देखें, उसमें करारदाद मकासद, करारदाद पाकिस्तान मकासद 1949 2A के तहत सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया 1985 में थ्रू 8th अमेंडमेंट। तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताई। चीफ इलेक्शन कमीशन